Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Me, Mohammad Ishfaq Khan, with lecture number 53. और आज के लेक्चर में हम C++ के कुछ मज़ीद स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है और किस वक्त हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम एक प्रोग्राम की मदद से ब्रेक स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट को प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ब्रेक स्टेटमेंट को प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के मुतालिक। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है और ये अगर आप प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बाद प्रोग्राम नंबर 14 में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, किस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम एग्जिट फंक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे कि एग्जिट फंक्शन क्या होता है और किस ये प्रोग्राम्स के अंदर C++ के प्रोग्राम्स के अंदर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। और लास्ट में हम एग्जिट फंक्शन का एक एग्जांपल प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिकली उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इसको किस तरह से फंक्शंस में या प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं अपने बुक्स की तरफ। जैसे ये आपके पास सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट है, ठीक है। द ब्रेक स्टेटमेंट, ये जो आपका टॉपिक है पहला, इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ब्रेक स्टेटमेंट हैज़ टू यूजेजेस, यानी ब्रेक स्टेटमेंट के C++ में दो इस्तेमाल हैं। पहला इस्तेमाल क्या है कि इट इज़ यूज टू डिटरमाइन इट इज़ यूज टू टर्मिनेट अ केस इन स्विच स्टेटमेंट एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द स्विच स्टेटमेंट। आपको याद होगा इस चैप्टर में हमने स्विच स्टेटमेंट के मुतालिक पढ़ा था, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट में हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट को हमने इस्तेमाल किया था केसेस के साथ। आपको याद होगा कि अगर हम कहते हैं कि जी उसका जो जर्नल सेंटेंस था वो कुछ इस तरह से था कि उसमें हम इस तरह लिखते थे कि कंडीशन लिखते थे पहले कि FN इज़ लेट्स सपोज ग्रेटर देन या n इज़ इक्वल टू 4 लेट्स सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते थे कि जी केस 1, ठीक है। और केस 1 के बाद आगे उसकी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे उसका ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरह केस 2, ठीक है, फिर स्टेटमेंट और फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह केस 3 स्टेटमेंट और फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह ये जर्नल स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि हर केस के बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। ये क्यों इस्तेमाल होता है? ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब भी इस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस लेबल के साथ मैच कर जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट सपोज इनकी इक्वल कर देता हूँ 2k, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जब कंट्रोल बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट के अंदर एंटर होगा तो वो पहले इस केस लेबल के साथ ये वैल्यू मैच करेगा। अगर इसके साथ ये वैल्यू मैच कर गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये कंट्रोल को एग्जिट करेगा बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट से, और स्विच स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं सी आउट, ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये कंट्रोल को एग्जिट करेगी इस स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देगी। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल केसेस के साथ नहीं करते तो जिस केस लेवल के साथ भी उसकी वैल्यू मैच कर गई, जैसे इस केस में इसके साथ मैच कर रही है ना,
तो ये इस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा और आने वाली तमाम केस लेबल्स को वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये था आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट का पहला इस्तेमाल कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में स्विच स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। केस लेवल, हर केस लेवल के अख्तिताम पे, हर केस के साथ अख्तिताम पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द प्रीवियस सेक्शन, यानी प्रीवियस सेक्शन में हम इसके मतलब पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरा इस्तेमाल है इसका वो ये है कि द ब्रेक स्टेटमेंट इज आल्सो यूज्ड टू टर्मिनेट अ लूप व्हेन इट इज इनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। ठीक है, यानी इसका दूसरा जो इस्तेमाल है सी प्लस प्लस में वो ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से आप लूप का खात्मा वक्त से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी ये लूप के अंदर ये मिलता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और जब उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलती है तो वो क्या करता है कि वो कंटिन्यू यानी कि जो बॉडी ऑफ द लूप होती है उसके अंदर कंट्रोल को उससे एग्जिट करवा देता है और उसके फ़ौरन बाद जो स्टेटमेंट आ रही होती है उसको वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब इस चीज़ को अगर आप समझना चाहें तो इसके लिए ये प्रोग्राम है आपके पास, इसमें आप समझ सकते हैं कि इसकी मदद से कि ये किस तरह से काम करते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें ये एडर फाइल्स हैं, हाई स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद एच इंक्लूड कॉर्नी डॉट एच, उसके बाद ये लाइन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये नेम लाइन आपने इस्तेमाल कर ली, यहाँ से आपका मेन फंक्शन शुरू हुआ, इंट मेन। अब मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया है कि आपने सबसे पहले ये देख सकते हैं कि आपने इंटीजर डेटा टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक के नाम से और एक काउंट के नाम से। के काउंटर वेरिएबल है, ये लूप के अंदर इस्तेमाल होगा, और काउंट दूसरा वेरिएबल है जिसकी मदद से आपको ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट की सारी ब्रेक स्टेटमेंट की समझ आएगी। ठीक है, तो काउंट जो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको आपने इनिशियलाइज भी कर दिया है 0 के साथ। अब आप लूप लगा रहे हैं कि फॉर के इज इक्वल टू 1, के स्मॉलर देन 10, के प्लस प्लस। ठीक है, अगर आप इस लूप की स्टेटमेंट पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस लूप ने टोटल कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने हैं, 9 टाइम्स इसने एग्जीक्यूट होना है। 1 से स्टार्ट होना है और स्मॉलर देन 10 मीन्स 9 तक इसने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लूप सिर्फ 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब इस वक्त के की वैल्यू 1 है, कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है तो कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, सी आउट के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये जो दो डबल कोटेशन मार्क्स मैंने दो इस्तेमाल किए हुए हैं और बीच में मैंने गैप दिए हुए, इसकी वजह से नंबर्स के दरमियान गैप आएगा। ठीक है, अब पहली वैल्यू यानी जो के की वैल्यू है 1 वो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद गैप आ जाएगा, उसके बाद काउंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस स्टेटमेंट की मदद से काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है कि काउंट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि काउंट की पिछली वैल्यू जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने लिखी है। तो काउंट इज़ इक्वल टू काउंट की पिछली वैल्यू क्या है आपके पास 0 प्लस 1, तो काउंट को एक नई वैल्यू मिल गई 1 की। ठीक है, इस अच्छा, अब उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन आपने जो लगाई हुई है एफ के इज़ इक्वल टू 4, ये इस कंडीशन को टेस्ट करेगा कि आया के की वैल्यू जो है वो 4 की इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो चूंकि इस वक्त के की वैल्यू 1 की इक्वल है तो इसलिए कंडीशन फॉल्स हो रही है और ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहीं से कंट्रोल वापस चला जाएगा यहाँ पे के प्लस प्लस पे। ठीक है, और के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, के की वैल्यू 2 हो जाएगी, दोबारा कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है, दोबारा कंट्रोल एंटर होगा यहाँ पे, सी आउट के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी 2 प्रिंट हो जाएगा आपके पास, और उसके बाद इन कोटेशन मार्क्स की वजह से गैप आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा काउंट की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होगी। अब दूसरी दफ़ा काउंट की वैल्यू जो होगी वो आपके पास हो जाएगी, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट की पिछली वैल्यू थी 1 प्लस उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा, तो ये आपके पास काउंट की दूसरी वैल्यू आ गई 2। ठीक है,
अब उसके बाद क्या होगा कि उसी तरह फिर ये कंडीशन चेक होगा कि आया के की वैल्यू जो है वो 4 की इक्वल हो गई है या नहीं हुई। तो इस वक्त भी चूँकि के की वैल्यू 2 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, यहीं से कंट्रोल वापस जाएगा, यहाँ पे के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, के की वैल्यू 3 हो जाएगी। दोबारा कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो दोबारा कंट्रोल यहाँ पे एंटर हो जाएगा, के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3, गैप मिल जाएगा और काउंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी काउंट आपके पास हो जाएगा, काउंट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो जब 3 वैल्यू काउंट की हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे आएगा के की वैल्यू, फिर कंपेयर होगी कि आया के की वैल्यू 4 की इक्वल हुई या नहीं हुई। तो अभी भी के की वैल्यू 4 की इक्वल नहीं है, एक दफ़ा फिर वापस जाएगा, के की वैल्यू इंक्रीज होगी, के की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रहा है, फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा बॉडी ऑफ द लूप के अंदर, ठीक है। और ये क्या करेगा, के की वैल्यू यानी 4 को प्रिंट कर देगा, गैप देगा और काउंट की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। काउंट की वैल्यू अब हो जाएगी आपके पास 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 हो गई। अब उसके बाद क्या होगा कि अब जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा ना, तो अब वो जब कंडीशन को चेक करेगा कि आया के की वैल्यू 4 की इक्वल हुई या नहीं हुई। तो अब चूँकि के की वैल्यू 4 की इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अब ये क्या करेगा, कंट्रोल यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप का खात्मा कर देगा, वो कंट्रोल को इस लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि द लूप एग्जीक्यूटेड, आगे काउंट की ये जो फाइनल वैल्यू है 4 वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, और आगे टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते लूप को बिफोर टाइम ख़त्म करने के लिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि एक लूप जो है वो 100 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको आप लेट सपोज 30 पे या 35 पे रोकना चाहते हैं, तो उस सूरत के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देख लें। ये आप देखें कि इस आउटपुट में आपको नज़र आ रहा है कि लूप जो है पहली दफ़ा चला 1 प्रिंट हुआ, दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ 2 प्रिंट हुआ, तीसरी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ 3 प्रिंट हुआ, चौथी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ 4 प्रिंट हुआ और उसके बाद लूप का ख़त्मा हुआ, द लूप एग्जीक्यूटेड 4 टाइम्स। ये जो मैसेज है आपके पास, ये इस लाइन की वजह से आपके पास आए, ये जो सी आउट स्टेटमेंट है आपके पास, इसकी वजह से आपके पास ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ कि द लूप एग्जीक्यूटेड, द लूप एग्जीक्यूटेड, और आगे काउंट, काउंट की जगह पे उसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो थी वो प्रिंट हुई 4 और आगे टाइम्स वो आपके पास प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रेक स्टेटमेंट्स को लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लूप को बिफोर टाइम लूप की एग्जीक्यूशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड अ लूप व्हेन इट इज इनकाउंटर्ड इट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, ठीक है। यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी लूप के अंदर ही होता है, ठीक है। लूप के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और जब ये मिलता है एग्जीक्यूशन के दौरान कंपाइलर को, जब कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलता है तो वो क्या करता है कि इट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, ठीक है, स्किपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट। यानी रिमेनिंग जो बाकी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको वो स्किप कर देता है और कंट्रोल को लूप के आगाज़ पे दोबारा ट्रांसफ़र कर देता है। अब जैसे ये एक प्रोग्राम है ना, इसकी मदद से आप इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखें कि किस तरह से काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी इस प्रोग्राम की मदद से आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल जो है वो सिखाया जाएगा। अब ये प्रोग्राम कर क्या रहा है कि इट प्रिंट्स ऑल द पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 15, यानी जितनी भी लेस देन 15 पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको ये प्रिंट करेगा, लेकिन स्किपिंग दोज, लेकिन उन नंबर्स को ये स्किप करेगा दैट आर ग्रेटर देन 5, जो कि 5 से ग्रेटर हो, एंड लेस देन 10 और 10 से लेस हो, दैट इज़ द नंबर 6, 7, 8 एंड 9 आर नॉट प्रिंटेड। यानी आप कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से
इस प्रोग्राम को मजबूर करेंगे कि वो 6, 7, 8 और 9 को प्रिंट ना करे, और इसके अलावा 15 से लेस जितनी भी नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको वो प्रिंट कर ले। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आपके सामने है। ये आपके पास इसका कोड है। सबसे पहले एडर फाइल्स हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड कोऑर्डिनेट h। ठीक है, यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेन फंक्शन में आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है n के नाम से, उसको आपने लूप के अंदर इस्तेमाल किया है कि फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज स्मॉलर देन 15, n प्लस प्लस। ठीक है, अब इस वक्त n की वैल्यू 1 है। ठीक है, कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है तो कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आपने जो कंपाउंड कंडीशन लगाई हुई है वो ये है कि एफ एन इज़ ग्रेटर देन 5 एंड एन इज़ स्मॉलर देन 10। ठीक है, इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि आपने दो कंडीशंस को आपस में लॉजिकल एंड ऑपरेटर की मदद से कंबाइन किया हुआ है, इसको हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल कंपाउंड कंडीशन चूँकि एंड ऑपरेटर की मदद से कंबाइन हुई हुई है, तो ये उसी वक्त ट्रू होगी जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, यानी n की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी और n की वैल्यू स्मॉलर देन 10 होगी, तो उस वक्त ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, और फिर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। अब इस वक्त n की वैल्यू चूँकि 1 है तो ये कंडीशन तो आपके पास पूरी हो रही है कि n इज़ स्मॉलर देन 10, लेकिन ये कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही कि n इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये स्किप हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट स्किप हो गई, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास n। ठीक है, सी आउट एन, एन की वैल्यू जो है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। ये आपके पास इसका आउटपुट है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इस आउटपुट में आप देखें कि 1 प्रिंट हुआ है, 2 प्रिंट हुआ है, 3 प्रिंट हुआ है, 4 प्रिंट हुआ है और 5 प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो 5 तक यानी कि जब 1 प्रिंट करेगा उसके बाद कंट्रोल वापस जाएगा, n की वैल्यू इंक्रीज करेगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रही, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी। अभी भी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 5 नहीं है और स्मॉलर देन 10 तो है लेकिन ग्रेटर देन 5 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये दोबारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और सी आउट एन, एन की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी आपके पास, जैसे यहाँ पे प्रिंट हुई है 2। ठीक है, और ये डबल कोटेशन मार्क्स की वजह से ये गैप आएगा, स्पेस जो आएगी ये आपके पास आ रही है, ये इस इन डबल कोटेशन मार्क्स की वजह से आ रही है। ठीक है, अब इसको 2 को प्रिंट करने के बाद कंट्रोल पर इंक्रीमेंटल पार्ट ऑफ द लूप पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये फिर लूप की वैल्यू इंक्रीज कर देगा, इनकी वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह यानी ये बार बार लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब ये 5 प्रिंट कर लेगा ना, ठीक है, अब देखें 5 इसने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, 5 के बाद जब ये वापस जाएगा इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, अभी ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे आया। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो रही है क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, n की मौजूदा वैल्यू क्या है इस वक्त 6 है, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हुई और स्मॉलर देन 10 भी हुई, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है, इसलिए ये कंपाउंड कंडीशन ट्रू हो गई। अब कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट पे और कंटिन्यू स्टेटमेंट यहीं से कंट्रोल को वापस भेज देगा यहाँ पे n प्लस प्लस पे, यानी ये अब सी आउट एन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो n प्लस प्लस पे जाएगा, n की वैल्यू 7 हो जाएगी, फिर कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, तो अभी भी ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा कंटिन्यू स्टेटमेंट पे, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो फिर कंट्रोल को वापस भेज देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये 6, 7, 8 और 9 को स्किप कर देगा और 9 के बाद जब यहाँ पे आएगा
तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब जब कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है ये भी, तो अब जब यहाँ पे आएगा तो ये वैल्यू जो है वो, अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 10 है, तो ये पहली कंडीशन जो है n इज़ ग्रेटर देन 5 ये तो ट्रू हो रही है, लेकिन n इज़ स्मॉलर देन 10 ये फॉल्स हो रही है, तो इसलिए ये कंपाउंड कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और n की वैल्यू जो 10 है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर, जैसे यहाँ पे प्रिंट हुई है। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास प्रिंट होंगी 14 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटिन्यूस स्टेटमेंट की मदद से लूप के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लूप के अंदर आप इसको इस्तेमाल करने का मकसद आप समझ गए होंगे इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से, कि अगर आपने कुछ नंबर्स को स्किप करना हो या किसी स्टेटमेंट को स्किप करना हो तो उसके लिए आप कंटिन्यूस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एग्जिट फंक्शन। तो जिस यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एग्जिट फंक्शन इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट अ C++ प्रोग्राम बिफोर इट्स नॉर्मल टर्मिनेशन एंड एग्जिट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी एग्जिट फंक्शन को हम C++ प्रोग्राम में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम प्रोग्राम की जो टर्मिनेशन होती है ना वो वक्त से पहले अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एग्जिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एग्जिट फंक्शन इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट अ C++ प्रोग्राम बिफोर इट्स नॉर्मल टर्मिनेशन, यानी एग्जिट फंक्शन को आप C++ में इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को नॉर्मल टर्मिनेशन से बिफोर टर्मिनेट करने के लिए, यानी पहले टर्मिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और एंड एग्जिट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जिट होने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट रिक्वायर्स द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल stdlib.h। ठीक है, यानी इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको ये लाइब्रेरी फाइल जो है, एडर फाइल जो है वो आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे द फॉलोइंग इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एग्जिट फंक्शन, यानी इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप एग्जिट का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो क्या चीज़ है, एयर वैल्यू इज़ एन इंटीजर वैल्यू और इंटीजर वेरिएबल, यानी वैल्यू जो होती है वो इंटीजर वैल्यू भी होती है, वैल्यू भी हो सकती है, यानी 0 1 2 3 वगैरह। ठीक है, और इट इज़ आल्सो नोन एज एग्जिट कोड, और इसको हम एग्जिट कोड कहते हैं, और ये वैल्यू कोई इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है। द एग्जिट कोड 0 एग्जिट्स अ प्रोग्राम विदाउट एनी एरर, यानी एग्जिट कोड 0 जो है वो प्रोग्राम को एग्जिट करता है बगैर किसी एरर के, एंड एग्जिट कोड 1 इंडिकेट्स दैट एन एरर मस्ट हैव अकर्ड, और एग्जिट कोड अगर आप 1 इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने आपके प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर था जिसकी वजह से ये एग्जिट कर गया। इट हेल्प्स द प्रोग्रामर इन डिबगिंग द प्रोग्राम, यानी इसकी मदद से प्रोग्रामर्स हजरात को प्रोग्राम को डिबग करने में, यानी एरर्स को रिमूव करने में मदद मिलती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने ये एक प्रोग्राम लिखा तो है, इसको देखते हैं कि ये प्रोग्राम मैंने लिखा और इसको मैंने कंपाइल किया। ठीक है, ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ, इसको मैंने रन किया। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि मैं अगर लेट सपोज कोई नंबर एंटर करता हूँ 5, ठीक है, तो अगर मैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रेटर देन 0 नंबर एंटर किया है ना, यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है ना कि एफ एन इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि अगर n ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये क्या करेगा, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा कि सी आउट n इज़ अ पॉजिटिव नंबर, यानी जो भी नंबर आपने एंटर किया होगा वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और वो आगे लिख देगा कि वो पॉजिटिव नंबर, एल्स एग्जिट 0। ठीक है,
और अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो ना हुआ तो फिर ये क्या करेगा, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो ना हुआ तो फिर ये एग्जिट कर जाएगा। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल 6 मैंने एंटर किया तो वो कह रहा है कि जी 6 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और अगर मैं ज़ीरो एंटर करता हूँ या माइनस में एंटर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि कोई भी मैसेज नहीं दे रहा और प्रोग्राम को वो एग्जिट कर रहा है, ठीक है। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके मुतालिक मैंने आपको बताना था, ठीक है। आई होप सो आज की वीडियो में आपको जितनी भी टॉपिक्स कवर करवाए गए हैं उनकी समझ आपको आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है नेस्टेड लूप, उसकी वीडियो इंशाल्लाह कल सुबह आप लोगों को मिल जाएगी। असल में मैंने नेस्टेड लूप इस वीडियो में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बढ़ जाएगी तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सुबह इंशाल्लाह इसकी वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।